हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, जो कि महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है, जिसका हिंदी अनुवाद मंजुला डोभाल जी ने किया है, उसके भाग 1 के 5वें अध्याय, जिसका नाम है हाई स्कूल में। इसमें महात्मा गांधी जी के स्कूल के बारे में उन्होंने विवरण किया है, तो उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इससे पहले के 4 अध्याय मैंने अपने चैनल में डाल रखे हैं, अगर आप सब देखना चाहें तो जाकर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था तब मेरा विवाह हो चुका था। हम 3 भाई भी एक ही स्कूल में पढ़ रहे थे। सबसे बड़ा भाई काफ़ी ऊंची कक्षा में था और वह भाई जिसका विवाह मेरे साथ ही हुआ था वह मेरे से एक कक्षा आगे था। विवाह के कारण हम दोनों का 1 वर्ष बेकार गया। मेरे भाई के लिए तो यह और भी खराब रहा, क्योंकि इसके बाद उसने पढ़ाई पूरी तरह से छोड़ दी थी। ईश्वर को ही इसका अंदाज़ा होगा कि मेरे भाई जैसे कितने युवक इसी प्रकार की परिस्थितियों से गुजरे होंगे। यह केवल हमारा हिंदू समाज ही है जहाँ अभी भी विवाह और पढ़ाई साथ साथ चलते हैं। मेरी पढ़ाई जारी रही। मैं स्कूल में एक बेवकूफ़ की तरह नहीं माना जाता था। मैंने हमेशा अपने अध्यापकों के स्नेह का आनंद लिया। हर वर्ष अभिभावकों को हमेशा उनकी उन्नति और चरित्र के बारे में प्रमाण पत्र भेजा जाता था। मुझे कभी भी खराब प्रमाण पत्र नहीं मिला। वास्तव में द्वितीय श्रेणी में पास होने के पर मुझे इनाम भी मिले। 5वीं और 6ठी कक्षा में मुझे क्रमवार 4 और 10 रुपये स्कॉलरशिप के रूप में मिले। इसके लिए मुझे अपनी काबिलियत से ज़्यादा श्रेय अपनी किस्मत को देना होगा, क्योंकि स्कॉलरशिप सब छात्रों के लिए नहीं खुली थी। केवल वह काठियावाड़ के सौराष्ट्र से आने वाले सर्वोत्तम छात्र के लिए आरक्षित था, और उन दिनों सौराष्ट्र से आने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा नहीं होती थी। जहाँ तक कि मेरी याददाश्त बताती है कि मैं स्वयं अपनी योग्यता के प्रति उच्च विचार नहीं रखता था। जब कभी भी मुझे पुरस्कार या स्कॉलरशिप मिलती तब मुझे काफ़ी आश्चर्य होता था, लेकिन मैं अपने चरित्र के प्रति बहुत सतर्क रहता था। मेरे बारे में थोड़ा सा भी खराब बोले जाने पर मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। योग्यता प्राप्त करने पर भी यदि मेरी योग्यता शिक्षक को एक फटकार की तरह प्रतीत होती तो यह मुझे बहुत असहनीय प्रतीत होता था। मुझे याद है, एक बार मुझे शारीरिक दंड मिला। मुझे इस दंड का इतना अफसोस नहीं हुआ। इसके विपरीत वास्तव में मैंने इसे एक मिष्ठान की तरह माना। मैं बहुत रोया। यह घटना तब की है जब मैं 2री या 3री कक्षा में था। इसी तरह की एक दूसरी घटना घटी जब मैं 7वीं कक्षा में था, और उस समय दोराब जी, एडुल जी, जिमी हेडमास्टर थे। वे लड़कों के बीच बहुत लोकप्रिय थे, क्योंकि वे बहुत अनुशासन प्रिय, एक तरीके से चलने वाले और अच्छे शिक्षक थे। उच्च कक्षा के छात्रों के लिए उन्होंने जिम्नास्टिक और क्रिकेट को अनिवार्य बनाया हुआ था। मैं दोनों खेलों को पसंद नहीं करता था। अनिवार्य करने से पहले मैंने कभी किसी अभ्यास, क्रिकेट या फुटबॉल में भाग नहीं लिया था। इस अकेलेपन की वजह मेरा शर्माने वाला स्वभाव था, जिसे मैं अब समझता हूँ कि गलत था। उस समय मुझे यह गलतफहमी थी कि जिम्नास्टिक का शिक्षा से कुछ लेना देना नहीं है। आज मैं जानता हूँ कि शारीरिक प्रशिक्षण को भी शिक्षा में वही जगह मिलनी चाहिए जो मानसिक प्रशिक्षण को मिलती है। मैं यह बताना चाहूँगा कि मुझे व्यायाम करने में कोई परहेज नहीं था। इसकी वजह यह थी कि मैंने पुस्तकों में दूर दूर तक खुली हवा में टहलने के फायदों के बारे में पढ़ा था और मुझे यह सलाह अच्छी लगी थी। मैंने टहलने की आदत को अपना लिया था, जो आज भी कायम है। इस तरह दूर तक चलने की आदत की वजह से मेरा शरीर काफ़ी मजबूत है। मेरी जिम्नास्टिक को पसंद ना करने की वजह अपने पिता की सेवा करने की इच्छा थी। जैसे ही मेरा स्कूल बंद होता, मैं तुरंत अपने पिताजी की सेवा में जुट जाने के लिए घर की ओर निकल जाता। मेरी सेवा करने के रास्ते में अनिवार्य शारीरिक अभ्यास आड़े आता। मैंने मिस्टर जिमी को जिम्नास्टिक के लिए अवकाश देने की प्रार्थना की, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। एक दिन शनिवार के दिन जब मेरा स्कूल प्रातःकाल का था, मुझे दिन में 4 बजे जिम्नास्टिक के लिए घर से स्कूल के लिए निकलना होता था। मेरे पास घड़ी नहीं थी और बादलों ने मुझे धोखा दे दिया। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले ही सब छात्र जा चुके थे।
अगले दिन मिस्टर जिमी ने जब हाजिरी के रजिस्टर को देखा तब मेरे नाम के आगे अनुपस्थिति लगी हुई थी। जब उन्होंने मेरा अनुपस्थित होने का कारण पूछा तब मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। उन्होंने मेरा विश्वास नहीं किया और दंड स्वरूप 1 या 2 आना जुर्माना लगाया। मुझे याद नहीं जुर्माना कितना लगाया गया था। मुझे झूठ बोलने का दंड दिया गया। इसने मुझे बहुत दुखी किया। कैसे मैं स्वयं को निर्दोष साबित करूं? कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। मैं गहरी पीड़ा में रोया। मैंने यह देखा कि एक सच्चे मनुष्य को बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यह स्कूल में मेरी पहली और आखिरी लापरवाही की घटना थी। मुझे हल्का सा याद है कि आखिर में मैं उस दंड राशि को माफ करवाने में सफल रहा था। अभ्यास से मुझे मुक्ति मिल गई थी क्योंकि मेरे पिताजी ने स्वयं हेडमास्टर को चिट्ठी लिखी कि मैं स्कूल के बाद सीधे घर में रहूं। यद्यपि मैं शारीरिक अभ्यास पर ध्यान न देने पर भी उतना बुरा नहीं था, लेकिन एक दूसरी गलती का खामियाजा आज तक भुगत रहा हूँ। मुझे पता नहीं कब मेरे मन में यह विचार उपजा कि अच्छी हस्तलिपि शिक्षा का अभिन्न हिस्सा नहीं है, लेकिन मेरे मन में यह भाव इंग्लैंड जाने तक बना रहा। विशेषकर जब तक मैं दक्षिण अफ्रीका नहीं गया। वहाँ मैंने वकीलों और युवा पुरुषों को देखा जिनका जन्म और शिक्षा दक्षिण अफ्रीका में हुई। उनकी लिखावट बहुत सुंदर थी। मुझे स्वयं पर बहुत शर्म आई और मैं अपनी गलती पर बहुत पछताया। बाद में मैंने अपनी लिपि सुधारने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मैं अपनी युवावस्था की भूल को कभी भी सुधार नहीं सकता था। सभी युवा पुरुषों और स्त्रियों को मेरे उदाहरण से सबक लेना चाहिए और समझना चाहिए कि अच्छी लिखावट शिक्षा का एक जरूरी अंग है। मैं अब सोचता हूँ कि बच्चों को सबसे पहले लिखना सिखाने के बजाय चित्र बनाने की कला सिखानी चाहिए। बच्चों को स्वयं अक्षरों को देखकर लिखना सीखने देना चाहिए, जैसे कि वह अन्य अलग अलग वस्तुओं को देखकर सीखता है, जैसे फूल, पक्षी आदि। और जब वह उनके चित्र बनाना सीख जाए तब उसके बाद ही उसे लिखना सिखाना चाहिए। तभी वह हाथ से सुंदर ढंग से बनाए अक्षरों को लिखेगा। मेरे स्कूल के दिनों की 2 और यादें बताने योग्य है। विवाह के कारण मेरा 1 वर्ष बर्बाद हो गया था और अध्यापक चाहते थे कि इसकी भरपाई मैं एक कक्षा को छोड़कर करूं, एक ऐसा विशेषाधिकार जो आमतौर पर एक मेहनती लड़के को दिया जाता है। इसलिए तीसरी कक्षा में मैं केवल 6 महीने ही रहा। फिर परीक्षा के बाद मेरा प्रमोशन 4थी कक्षा में हो गया। इसके पश्चात गर्मियों का अवकाश शुरू हुआ। 4थी कक्षा से ज़्यादातर विषयों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो गया, जिससे मेरी परेशानियां और बढ़ गई। मैंने स्वयं को गहरे समुद्र में पाया। ज्यामिति एक नया विषय था जिसमें मैं पारंगत नहीं था और शिक्षा के अंग्रेजी माध्यम ने उसे मेरे लिए और मुश्किल बना दिया था। शिक्षक विषयों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते थे, लेकिन मैं अक्सर उन्हें समझ नहीं पाता था। कई बार मेरा दिल टूट जाता और मैं वापस तीसरी कक्षा में जाने के लिए सोचने लगता। मुझे एहसास होता कि 2 वर्ष के पाठ्यक्रम को 1 वर्ष में पूरा करना काफ़ी महत्वाकांक्षी था, लेकिन ऐसा करने से न केवल मेरी साख खराब होती बल्कि शिक्षक की भी बदनामी होती, जिसने मेरे स्वभाव की वजह से मेरी प्रोन्नति की सिफारिश की थी। इसलिए इस दोहरी बदनामी के डर ने मुझे अपने स्थान पर बनाए रखा। फिर जब बहुत कोशिश करने के बाद मैं यूक्लिड के 13वें प्रस्ताव पर पहुंचा, तब अचानक मेरी समझ में आया कि विषय कितना सरल था। एक विषय जिसको हल करने के लिए एक विशुद्ध और सरल वैचारिक शक्ति का उपयोग होना था, वह कठिन नहीं हो सकता था। उसके बाद से ज्यामिति मेरे लिए हमेशा सरल और रुचिकर रहा। संस्कृत और ज़्यादा कठिन सबक रहा। ज्यामिति में याद करने योग्य कुछ भी नहीं था। इसके विपरीत संस्कृत में सब कुछ कंठस्थ करना था। यह विषय भी 4थी कक्षा से शुरू हुआ था। जैसे ही मैं 6ठी कक्षा में पहुंचा, वैसे ही मैं बहुत दुखी हो गया। शिक्षक बहुत कठोर अनुशासन वाले थे और मुझे यह भी पता चला कि वे लड़कों को संस्कृत सिखाने के लिए अति उत्सुक थे। संस्कृत और फारसी के शिक्षकों के बीच एक प्रकार की प्रतिद्वंदिता रहती थी। फारसी के शिक्षक उदार प्रकृति के थे। लड़के अक्सर आपस में बातें करते थे कि फारसी पढ़ने में बहुत आसान विषय है और फारसी शिक्षक बहुत अच्छे और लड़कों का बहुत ध्यान रखते हैं। उनके इस आसान विषय ने मुझे प्रेरित किया और एक दिन मैं फारसी कक्षा में बैठने गया। संस्कृत अध्यापक बहुत दुखी हुए। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, तुम कैसे भूल सकते हो
कि तुम वैष्णव पिता की संतान हो। क्या तुम अपने धर्म की भाषा को नहीं सीखोगे? यदि तुम्हें कोई समस्या है तो मेरे पास क्यों नहीं आते? मैं तुम सब छात्रों को अपनी भरपूर क्षमता के साथ संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ। जैसे जैसे तुम इसमें आगे बढ़ोगे वैसे वैसे तुम्हें इसमें गहन रुचि की कोई चीज़ मिलेगी। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आओ फिर से संस्कृत के कक्षा में बैठो। उनके इन दया भरे शब्दों ने मुझे शर्मसार कर दिया। मैं अपने अध्यापक के प्रेम को नकार नहीं सकता था। आज मैं कृष्ण शंकर पांडे के प्रति कुछ नहीं बल्कि केवल कृतज्ञता का ही भाव रखता हूँ, क्योंकि यदि मैंने उस समय संस्कृत नहीं सीखी होती तो मैं किसी भी पवित्र धार्मिक पुस्तकों में दिलचस्पी नहीं रख सकता था। वास्तव में मुझे इसका गहरा अफसोस है कि मैं इस भाषा में दक्षता नहीं प्राप्त कर सका, क्योंकि मैंने यह अनुभव किया है कि हर हिंदू लड़के और लड़की को संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। यह मेरी अपनी राय है कि सभी भारतीय उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में मातृभाषा के अलावा हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी भाषाओं के लिए स्थान होना चाहिए। इस लंबी सूची से किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमारी शिक्षा प्रणाली और नियमित होती तब लड़कों को अपने विषयों को पढ़ने के लिए किसी विदेशी भाषा की आवश्यकता नहीं होती। मुझे यकीन है कि इन सब भाषाओं को सीखना भारी या कष्टदायक कार्य नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण सुखदायी कार्य है। किसी एक भाषा का वैज्ञानिक ज्ञान अन्य भाषाओं के ज्ञान को सरल और सुगम बनाता है। यदि देखा जाए तो हिंदी, गुजराती और संस्कृत को एक भाषा की तरह माना जा सकता है। यदि फारसी आर्यों की भाषा मानी जाती है और अरबी यहूदियों की, फारसी और अरबी भाषा में आपस में गहरा संबंध है, क्योंकि दोनों ही अपने विकास का श्रेय इस्लाम के उदय को देते हैं। उर्दू को मैं किसी विशिष्ट भाषा में नहीं गिनता, क्योंकि इसने हिंदी व्याकरण को अपनाया है और इसकी शब्दावली मुख्यतः फारसी और उर्दू है। जब कोई व्यक्ति उर्दू सीखता है तब उसे फारसी और अरबी सीखनी पड़ेगी, और जो अच्छी गुजराती, हिंदी, बंगाली या मराठी सीखेगा उसे संस्कृत सीखनी पड़ेगी। समाप्त। थैंक यू एवरीवन मेरे इस वीडियो को पूरा सुनने के लिए। धन्यवाद।